जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 10 हिंदी गतिविधा से संबंधित यूनिट है और हमारे पाठ्यक्रम में लेखक कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़ हास्य व्यंग्य कहानी है जो कि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसको हम करने वाले हैं और इसके पहले ये बता दें आपको, ऐप पे यहाँ पे जाएंगे और पेड क्लास यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साइड पेड कोर्स में ये करेंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा। 299 का ये बैच इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस प्रॉपर चल रहा है, इस तरह फोल्डर बना हुआ है सब। तो देखिए कृष्णचंद्र जी का जो है ये हास्य व्यंग्य परक कहानी है जो जामुन का पेड़ हम क्लास आज करने वाले हैं। इसका अगर समय देखेंगे तो ये प्रकाशन वर्ष जो है 1960 में आया और ये एक तरीके से जब पढ़ेंगे ही बहुत ही मार्मिक कहानी है, लेकिन हास्य व्यंग्य कहानी की स्टडी में इसको कर रख देंगे कि बात भी कह दी गई है। और एक तरीके से मतलब विषय क्या है कि वो उनकी कहानी जो जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य रचना है जिसमें उन्होंने सरकारी जो महकमा है और उसकी कार्यशैली क्या है उस पर वो करारा व्यंग्य किया है। और देर तक आप देखेंगे व्यंग्य के माध्यम से बात भी कह दी गई है। लेकिन इससे पहले की प्रीवियस के जितने भी क्लास है तो जो भी राइटर की रचना अपने पाठ्यक्रम में लगा है सबसे पहले हम उनके बारे में विस्तार से जानकारी दे देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसी बहाने आप मान लीजिए 14 रचना लगा है और जिस लेखक की रचना लगी हुई है अगर आप उस लेखक के बारे में भी जान जाते हैं तो ये आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। और मेरा मानना है इसी बहाने आप एक राइटर से बहुत अच्छे से परिचित हो जाएंगे। बाकी तो हम जो पाठ्यक्रम में लगा है उसको तो बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे ही। तो इसी बहाने मुझे पूरा उम्मीद है कि कृष्णचंद्र जी के बारे में शायद ही बहुत कम जानकारी हो, वैसा बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं रहता है इनके बारे में, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आप बहुत ही अच्छे से कृष्णचंद्र जी से परिचित हो क्योंकि पाठ्यक्रम में लगा हुआ है इनका, तो हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक तो अगर इनका हम देखें कि कृष्णचंद्र जी का परिचय अगर देखें तो एक तरीके से जैसे हिंदी रचना के तहत हम ये सारी कहानी उपन्यास जो भी विधाएं देख रहे हैं, लेकिन कृष्णचंद्र जी उर्दू फिक्शन के कद्दावर शख्सियत है। ये चीज आपको उर्दू कथाकार के तौर पे इन्हें जाना जाता है। और इनके बारे में डिटेल में पहले हम लें कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो देखिए जन्म 23 नवंबर 1914 वजीराबाद गुजरावाला जो कि अब पाकिस्तान में है। कृष्णचंद्र 23 नवंबर 14 को राजस्थान के शहर भरतपुर में पैदा हुए और जहाँ उनके पिता जो थे गौरी शंकर चोपड़ा। ये सब हमने इसलिए भी नहीं लिखा कि बहुत ज्यादा आपको पिता माता और सभी के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि जो प्रमुख राइटर है उनके बारे में तो हम सारी चीजें लिख दे रहे हैं। बाकी जितना आपको जानना है इतना लिख दिया जा रहा है। बाकी आप बहुत अच्छे से इनके बारे में एक बार सुने कि इनका पाठ्यक्रम में लगा है तो हमें परिचय तो होना ही चाहिए। तो ये जो कृष्णचंद्र जी हैं, एक तो हमने बताया कि उर्दू कथाकार के तौर पे अपना स्थान बनाते हैं और फिर भारत पाक विभाजन के बाद जब यहाँ पे ये लिखना शुरू करते हैं तो हिंदी में भी इनका लेखन शुरू हो जाता है। लेकिन 23 नवंबर 14 को ये कहाँ पे राजस्थान के शहर भरतपुर में पैदा हुए जहाँ इनके पिता जो थे गौरी शंकर चोपड़ा वो मेडिकल अफसर थे। अब देखिए पारिवारिक पृष्ठभूमि में पिता तो मेडिकल अफसर हैं, बाद में उनके पिता जो थे वो वहीं पे पुंछ में नौकरी कर लिए थे, उस रियासत में नौकरी कर लिए और उनका बचपन वहीं गुजरा। इसके बाद कृष्णचंद्र तहसील महेंद्रगढ़ में अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं और उर्दू उन्होंने 5वीं जमात से पढ़नी शुरू कर दी और इस तरीके से 5वीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं और 5 से लेके 8वीं तक आते आते ये क्या करते हैं, फारसी जो है फारसी भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। फारसी के उस्ताद बुलाकी राम नंदा एक बार उनकी बहुत पिटाई करते हैं। कृष्णचंद्र ने उनपे एक लेख भी लिखा है और बुलाकी राम नंदा पे इन्होंने लिखा मिस्टर ब्लैकी। मिस्टर ब्लैकी लिखकर दीवान सिंह मुफ्तू के अखबार रियासत में इन्होंने भेज दिया। और अजीब बात है कि देखिए उस समय जब उन्होंने पिटाई किया तो उनपे एक लेख लिखा, लेख का नाम इन्होंने रखा मिस्टर ब्लैकी। और इनके अंदर वो प्रतिभा थी कि मिस्टर ब्लैकी जब इन्होंने रियासत में भेजा तो मिस्टर ब्लैकी जो है वो प्रकाशित हो गया। और इतना ही नहीं, मतलब होता कभी कभी आप रैंडम कोई चीजें लिखो और आपको पता भी नहीं होता उतना शोहरत मिलने वाला है। लोगों ने मजे मजे में लेके बहुत बढ़िया से पढ़ा उसको, बहुत ज्यादा है उसको शोहरत मिली। लेकिन इनके पिताजी से इसकी डांट बहुत मिली क्योंकि एक तरीके से उन्होंने अपने टीचर पे ही व्यंग कर दिया था। बाकी इन्होंने फिर मैट्रिक का इम्तिहान सेकंड डिवीजन में विक्टोरिया हाई स्कूल में पास किया, जिसके बाद उन्होंने लाहौर के फार्मन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला ले लिया। एक और भी बात है क्योंकि आप इस समय देखिए कि जैसे हमने अंग्रेजी को पढ़ाया, अरे आयावर रहेगा याद के दौरान,
तो हमारे ये जितने भी राइटर होते थे, चाहे बेनीपुरी जी के बारे में हमने बताया, रामरिच बेनीपुरी, माटी की मूर्ति, उस समय क्योंकि समय भी आप देखेंगे तो एक तरफ पृष्ठभूमि में जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन सक्रिय था, तो इनकी मुलाकात ये कहते हैं कि भगत सिंह के साथियों से हुई थी और फिर बहुत प्रभावित हुए, तो फिर क्रांतिकारी सरगर्मियाँ तेजी से थी, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करने लगे। इन्हें भी गिरफ्तार करके 2 माह लाहौर के किले में नजरबंद रखा गया। बेनी पीरू जी को जब हम पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया था कि माटी की मूर्ति जो है उन्होंने जो स्केच खींचा है, तो उन्हें भी कितनी बार जो है कितना समय जेल में ही बिताना पड़ता था। तो इनको भी फिर गिरफ्तार करके 2 महीने लाहौर के किले में नजरबंद किया गया था। बाकी एफए में वो फेल हो गए थे। जब एफए में वो फेल हो गए थे तो शर्म की वजह से घर से भागकर वो कलकत्ता चले गए थे। लेकिन जैसे ही उनको ये मालूम हुआ कि उनकी माता जो है लापता हो गई है, लापता हो जाने से बीमार भी हो गई हैं, तो फिर वापस आ गए थे माता के प्रेम की वजह से। उसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी एजुकेशन को, ये था कि बहुत संजीदगी से पूरा करेंगे, तो फिर अंग्रेजी में एमए, फिर एलएलबी किया। एलएलबी उन्होंने माता-पिता के दबाव में किया था और उनका वकालत करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ये सक्रिय लेखक के तौर पे उर्दू में बहुत बढ़िया लिखने लगे थे। उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पत्रिकाओं में लिखने में आता था, साहित्य गोष्ठियों में जाने में आता था। उस ज़माने में उनकी कहानियों के कई संग्रह भी थे। उन संग्रह में एक संग्रह था इनका, कहानी संग्रह में ख़याल करके। ख़याल है, और ख़याल के अलावा इसी तरीके से था नज़ारे करके था, है ना? नुक्ता ये लगा हुआ है, नज़ारे, और इसी तरीके से नगमे की मौत, ये भी प्रकाशित हो चुका था कहानी संग्रह के तौर पे और बहुत सराहा भी गया था। इनका पहला उपन्यास एक ध्यान रख सकते हैं आप कि क्या था? शिकस्त करके है, शिकस्त। क्या है ये? उपन्यास विधा में है और ख़ास बात क्या है ये? इनका पहला उपन्यास है। तो आप देखिए कि बिना मन के एलएलबी करना पड़ा सारी चीज़ें, लेकिन पूरा दिल दिमाग लगता था साहित्य की तरफ। बाकी कहानियों के संग्रह में ख़याल, नज़ारे, नगमे की मौत, पहला उपन्यास उन्होंने शिकस्त, शिकस्त उनका 1943 में आया। और आप ये देखो कि यहाँ पे 1946 1946 नहीं, 1935 प्रगतिशील लेखक संघ की बात करते हैं, जो सज्जाद जाहिद और मुल्क राजा आनंद के और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। बाद में आप देखेंगे वो अलग-अलग जगहों पे भी हुआ था। तो इसी तरीके से 1938 में ये जो कलकत्ता में आयोजित जो अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ पे, ये जो कृष्णचंद्र जी जो थे, ये पंजाब के सूबे के प्रतिनिधि के तौर पे वहाँ पे शिरकत इन्होंने किया था। और फिर सज्जाद जाहिर और सज्जाद जाहिर करके और मुल्क राजा आनंद करके, आप जब पढ़ेंगे मुल्क राजा आनंद करके, तो इनसे फिर इनकी मुलाकात सज्जाद जाहिर और प्रोफेसर अहमद अली से वहीं पे हुआ था 1938 में, जब अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन था। और फिर वहाँ पे जब ये उनसे मिले थे तो फिर प्रगतिशील लेखक संघ जो संघ है वो सूबा, क्योंकि पंजाब सूबे के सेक्रेटरी उसके तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे आए थे, फिर इनको वहाँ का सेक्रेटरी बना दिया गया था। और इस क्रम में अगर देखें तो ये 1939 में अहमद शाह बुखारी, जो ऑल इंडिया रेडियो के उपनिदेशक थे, इनको फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लाहौर में आके प्रोग्राम एक तरीके से लीजिए, और ये तो फिर वहाँ पे इनको असिस्टेंट की नौकरी दे दी थी। तो मतलब कि एक तरीके से देखिए रेडियो नाटक वगैरह में, रेडियो में भी हमारे लेखकों ने काम किया है। तो उस क्रम में ये वहाँ पे तो गए और 3 साल तक ये जो है लाहौर में जो है प्रोग्राम अपना देते रहे। लेकिन फिर लाहौर में प्रोग्राम दिए और दिल्ली में दिए, लखनऊ में दिए। एक खास बात ये है कि शहादत हसन मंटो के बारे में आपने सुना होगा। शहादत हसन मंटो, जब शहादत हसन मंटो जो थे, ये दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर कार्यरत थे, तो फिर ये भी वहाँ पे उनसे इनकी मुलाकात हुई। कहते हैं कि जो शराब की लत थी, ये उन्हीं की वजह से उनके मतलब उनको लगा था। बाकी हम इनके व्यक्तिगत जीवन में देखेंगे तो बताते हैं कि इनकी कई प्रेम विवाह और उस तरीके से भी शादी हुआ। बाकी ये फिर रेडियो की नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो उस ज़माने में पुणे के शालीमार फ़िल्म कंपनी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जेड अहमद थे। उन्होंने इनका एक अफ़साना पढ़ा था, फिर उनको टेलीफ़ोन किया कि भाई आ जाइए हमारे यहाँ फ़िल्म कंपनी में संवाद लिखिए। तब इनको ये हुआ कि चलो थोड़ी-सी एक अपॉर्च्युनिटी छोड़ते हैं, जैसे प्रेमचंद जी थे, फिर छोड़ के वो आगे जाते हैं कि थोड़ा-सा देखें फ़िल्मी दुनिया। तो ये पहुँचते हैं, वहाँ पे भी पहुँचते हैं और बहुत बढ़िया, मतलब खूबसूरत उनकी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। और कहते हैं कि उस दौर के जो भी
रचनात्मक रूप में देखें तो अन्नदाता और मोबी जैसी कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। पुणे में कई जगह पे इनके इसका भी ज़िक्र रहा बहुत ज़िक्र मिलता है वहाँ पे। फिर इसके बाद वो मशहूर अदीब और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी की साहबजादी पर भी मर मिटे थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। हालाँकि ये जब 1946 का दौर था, तो पुणे से जो है ये बम्बई चले गए। और फिर पुणे से जब ये बम्बई आए थे तो बम्बई में जो है टॉकीज में 1,500 रुपये मासिक पर नौकरी करने लगे थे। उस कंपनी में भी 1 साल करने के बाद वहाँ नौकरी छोड़ के फिर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बन गए। और उनकी फिल्म जो है सराय के बाहर, एक फिल्म है इनकी, फिल्म का नाम है सराय की इनकी फिल्म का नाम है सराय के बाहर। ये फिल्म इनका जो है ये रेडियो नाटक पर आधारित फिल्म है। सराय के बाहर फिल्म है, रेडियो नाटक पर आधारित है। इसमें इनके महेंद्र नाथ हीरो थे, भाई थे, और बहुत नाकाम हुआ ये फिल्म, चला भी नहीं था। और फिर इसके बाद कहते हैं कि उसकी नाकामी की वजह से ये फिर फर्श पर आ गए थे। और फिर इन पे कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, बहुत सारी, क्योंकि रईसी भी था तो फिर अपने सारी चीज़ें हटाने लगे। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि इन्होंने लगभग 2 दर्जन फिल्मों के लिए कहानी संवाद लिखे। कुछ फिल्में चली भी और अच्छा स्थान भी इन्होंने प्राप्त किया। अब इसी क्रम में आप देखेंगे इनको 1966 में जो है सोवियत लैंड पुरस्कार से भी नवाजा गया। जिसके साथ 15 दिन के लिए सोवियत यूनियन के दौरे पे आमंत्रण पे भी गए थे। फिर इन्होंने रूस भी दौरा किया था सलमा सिद्दीकी के साथ। और फिर रूसी नौजवान लड़के और लड़कियां अनुवाद के द्वारा उनके लेखन से परिचित हुए। तो मतलब ये ऐसे लेखकों में अपनी हिंदी के ना जो इंटरनेशनली भी उतनी ही ख्याति प्राप्त की है। जैसे आप इनका यही देखेंगे, जो एक गधे की आत्मकथा करके उपन्यास है, वो अगर आप देखें तो ये एक गधे की आत्मकथा 16 से अधिक तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद है, और विदेशी में भी है, अंग्रेजी में भी है। तो मतलब इनको वहाँ पे बुलाया गया था, जो रूसी जो एक तरीके से युवा थे, बहुत स्वागत इनका किए थे। और वो क्यों? क्योंकि रूसी जो नौजवान जो थे ये उनके लेखक से परिचित हुए थे। और 73 में फिल्म डिवीजन ने उनकी कदावर और आलमगीर शख्सियत के पेश नज़र उनकी ज़िंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का फैसला भी किया, और ये काम उनके भाई महेंद्र नाथ के सुपुर्द किया गया। फिर फिल्म की शूटिंग बम्बई, पुणे और कश्मीर में हुई। और इनको एक तरीके से 1969 में अगर देखेंगे तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 31 मई 2017 को उनकी याद में डाक तार विभाग ने भी 10 रुपए का टिकट जारी किया था। लेकिन ये है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कृष्णचंद्र जी को नहीं मिला कभी। और बाकी ये दिल के मरीज थे, 67, 69 और 76 में दिल के दौरे आए। और इसी क्रम में जो है इनका निधन जो है 1977 में हुआ था। 5 या 8 मार्च, ये कहीं कहीं पे मिलता है, ऐसे 5 मार्च भी मिलता है। तो इस तरीके से उनके अफसानों में रोमान और यथार्थ का संयोजन था। हकीकत है कि हिंदुस्तानी स्वभावतः कल्पनाशील और रोमानी है, और ये चीज़ आप जब उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको उनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। बाकी इनकी रचनाओं में अगर देखें तो एक वायलिन समुंदर के, अब जैसे ये है थोड़ा सा, और बाकी एक गधा नेफा में, तो गधे का करके इन्होंने एक गधे की आत्मकथा एक गधा नेफा में सिट, ठीक है। और तूफान की कलियां, कार्निवाल, एक गधे की वापसी, और गद्दार करके, सपनों का कैदी, सफेद पुल, प्यास, यादों के चिनार, मिट्टी के सनम, रेत का महल, कागज की नाव है, रेत का महल है, चांदी का घाव, दिल, दौलत और दुनिया, पियासी धरती, पियासी लोग, पराजय। बाकी इनके नज़ारे पहले ही बताया हमने, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, अन्नदाता बड़ा फेमस रहा, तीन गुंडी, समुद्र दूर है, समुद्र आज अजंता से आगे, हम वहसी हैं, मैं इंतजार करूंगा, तलिश में किया, जामुन का पेड़, तो जामुन का पेड़ तो हम पढ़ने वाले ही हैं। बाकी जो है ये सारी चीजें इनके बारे में हमने देख लिया।
और कुछ चीज़ें हैं जैसे धरती के लाल 1946 में पटकथा इन्होंने लिखा था, तो इसी से इन्होंने बॉलीवुड में भी जगह बनाया था। ममता इनकी फ़िल्म शराफ़त 1970 में लोकप्रिय फ़िल्मों में रही। गदर उपन्यास भारत-पाक विभाजन पर रहा, सिकस कश्मीर के विभाजन पर भी रहा। तो इस तरीके से जो है कृष्ण चंद्र जी का जो है हमने थोड़ा संक्षेप में ही लेकिन जानकारी ली। अब क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जामुन का पेड़ लगा हुआ है सिलेबस में, तो जो जामुन का पेड़ है आप इसमें देखें कि थोड़ा-सा हम पहले पात्र के संबंध में बताएं। बाकी तो नोट्स एक बार लास्ट में हम लोग एक नोट्स इसमें ऐड कर देंगे। पिछली क्लास में भी हमने नोट्स ऐड कर दिया था। जब आपको पढ़ा लेते हैं ना तो इसी पेज में पूरा नोट्स आपका लिख देंगे, ताकि जब लास्ट टाइम आपको रिवीजन करना हो तो सिर्फ इसी वीडियो को देख लें। तो एक चीज़ तो ये पता चल गया कि जो जामुन का पेड़ है ये 1960 में है और किस तरीके से है, एक हास्य व्यंग जो है कहानी है। बाकी इनको जो है इनका विषय तो सरकारी महकमे कार्यशैली पे एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाना। बाकी इसमें देखिए कौन कौन है, एक माली आपको देखने को मिलेगा। माली के अलावा पात्र परिचय में देखें तो माली के अलावा चपरासी है, क्लर्क है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो ये जब आप पढ़ लेंगे तो क्या क्या चीज़ें एकदम ज़रूरी है उसको इसी नोट्स में लिख देंगे। एक सुप्रिटेंडेंट करके है, अंडर सेक्रेटरी करके रहेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, शायर, साहित्यकार। तो कैसे एक व्यक्ति को जो है न्याय नहीं मिल पाता है जिससे वो असामयिक काल कवलित हो जाता है, ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम एक एक जो है यहाँ से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखिए परिचय भी दिया है तो देख ही लेते हैं। देखिए कृष्णचंद्र जी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान में स्थित वजीराबाद गुजरावाला 23 नंबर सन 14 में, और उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार के रूप में उनके कई उपन्यास और कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यास एक गधे की आत्मकथा का 16 से ज्यादा भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, मैंने पहले ही बताया। इनकी लघु कथा अन्नदाता, इस पर ख्वाजा अहमद अब्बास ने धरती के लाल नाम से फिल्म भी बनाई है। इनके द्वारा लिखी गई कई कहानियों पर फिल्म का निर्माण भी हुआ है। 1969 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और 8 मार्च सन 1977 को उनका देहावसान हो गया। इनकी जो संकलित कहानी उनकी कहानी संग्रह फूल और पत्थर से ली गई है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं कि पाकिस्तान वजीराबाद गुजरावाला है ना, और एक गधे की आत्मकथा क्या है, इसको 16 से ज्यादा भारतीय भाषा और विदेशी में भी अनुवाद हुआ था। बाकी ये उर्दू और हिंदी के मशहूर कहानीकार हैं। इनकी लघु कथा अन्नदाता है, इस पे अहमद अब्बास ने धरती के लाल फिल्म बनाया था और इसके बाद 1969 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बाकी इनका कहानी संग्रह फूल और पत्थर, तो संकलित कहानी उनकी कहानी संग्रह फूल और पत्थर से थी। ये जो कहानी है ना, ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका जामुन का पेड़, ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया है, तो जामुन का पेड़ जो है ये इनका फूल और पत्थर करके है, जो कहानी संग्रह वहां से लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शुरू होता है यहाँ से, कहते हैं कि रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। तो यहाँ पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली लाइन तो जरूरी हो जाती है। तो इसलिए रात को बड़ा जोर का या बड़े जोरों का झक्कड़ चला, सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक दरख्त गिर पड़ा। अब इमेजिन आपको करना है यहाँ पे, इन्होंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए कि ये इनका क्या है, थोड़ा सा इमेजिनेशन कराने के पीछे ये मंतव्य रहता है ना कि आजकल आप देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हर एक क्वेश्चन पूछने के पहले जो है आपको क्रम से लगाने के लिए बोल देते हैं, जबकि क्रम कोई ऐसी चीज नहीं है कि क्रम आप रट सकते हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ना कि क्रम पे रट्टाफिकेशन वाली चीजें पूछने की वो कर दे रहे हैं, तो फिर आप रट के तो उन चीजों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा
कि ये मान लीजिए सेक्रेटेरिएट का लॉन है और सेक्रेटेरिएट के लॉन में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कौन सा पेड़ यहाँ पे है, ये है जामुन का पेड़। ठीक है, इमेजिन करना है आपको। कह रहे रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला और इस तरीके से इस क्रम में देखें तो जो सेक्रेटेरिएट का लॉन है वहां पे कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, ये पेड़ है जामुन का। अब सेक्रेटेरिएट के लॉन में जो है एक जामुन का पेड़ लगा है और दरख्त गिर पड़ा। सवेरे जब माली ने, तो सवेरे किसने देखा है, माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये पेड़ ये गिरा है तो यहाँ पे एक कोई आदमी है। ठीक है, और ये जो है आप समझिए कि ये सेक्रेटेरिएट के लॉन में जो है वो आदमी यहाँ पे पेड़ की कुछ डाल है और नीचे ये दबा पड़ा है। अब हुआ क्या है कि माली जो है दौड़ा दौड़ा पहुंचता है कि भाई उसको बचाना है। तो माली दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है, चपरासी के पास जाता है। चपरासी दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है, कलर के पास जाता है। फिर कलर का दौड़ा दौड़ा किसके पास जाता है, सुप्रीडेंट के पास। अब आप ये क्रम देखिए कि एक व्यक्ति गिरा पड़ा है और उसको देखता है, तो आप इसमें क्रम देखेंगे कि माली चपरासी के पास, चपरासी कलर के पास। तो यहाँ पे जब नोट्स फाइनलाइज करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे ये है कि माली है, माली किसके पास जाता है, माली देखते ही किसके पास पहुंचता है, चपरासी के पास, क्लर्क और फिर सुप्रीडेंट जो भी हैं उनके पास। अब ये है हायरार्की में कि कैसे कैसे, मतलब हायरार्की क्या कि मतलब एक दूसरे के पास जो है, पहले माली देख रहा है चपरासी से, चपरासी दौड़ा कलर से, कलर का दौड़ा जो है सुप्रीडेंट के पास। ठीक है, ये क्रम इन लोगों ने देखा। अब सुप्रीडेंट और दौड़ा और दौड़ा दौड़ा कहाँ आया, बाहर लान में आया देखने। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई है। बेचारा जो है, जामुन का पेड़ कितना फलदार था। अब देखिए ये लोग क्या, इनको उफ ये नहीं निकल रहा है कि आदमी बेचारा गिरा उसके पेड़ के नीचे दबा है, इनके मुंह से निकल के आ रहा है कि क्या है, जामुन का पेड़ कितना फलदार था। और ये बात किसने बोली है, ये सब भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि बेचारा, बेचारा मुंह से निकला, बेचारा जामुन का पेड़। अब कलर को ये कह रहा है कि बेचारा जामुन का पेड़, ये नहीं बेचारा आदमी दब गया है। वो कलर के बोल रहा है कि बेचारा जो है जामुन का पेड़ कितना फलदार था। तो ये बोलने वाला कौन था, कलर का था। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा कलर याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। फिर तीसरा कलर लगभग रुआंसा होकर बोला, मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया। अब आप यहाँ पे देखो, 1 2 और 3, 1 2 3 क्लर्क है। पहला वाला जैसे ही देख रहा है तो उसका दिमाग जो है कहाँ पे अटक गया, तुरंत ये हो गया कि ये तो बड़ा फलदार था। दूसरा देखते ही बोल रहा है कि मैं तो क्या हुआ, झोली भर के लेके जाता था, है ना। ये जो तीसरा व्यक्ति है, ये तीसरा क्लर्क है, वो लगभग रुआसा होकर बोला है, मगर ये आदमी, यानी तीसरे का ध्यान गया उस व्यक्ति पर। तब जाके माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, हाँ ये आदमी। तब जाके सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया। मतलब पहले दूसरे को फलदार और झोली भरने का चक्कर था। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। तो जिंदा है कि मर गया है, ये किसने पूछा, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। तो आप ये देखो 3 कलर के तो थे ही। चपरासी में एक चपरासी ने पूछा मर गया होगा, इतने पर जो है दूसरा चपरासी, यानी क्रम से आप देखेंगे एक चपरासी खड़ा है, 2 खड़ा है, और पहले ने कहा कि मरा है कि नहीं है, दूसरे ने कहा कि भाई मर गया होगा, भाई इतना ज्यादा भारी भरकम पेड़ गिरा है तो मरा नहीं होगा। नहीं, अब जैसे ही उसने सुना, जो दबा हुआ व्यक्ति था, उसने कहा नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कराते हुए कहा, जिंदा है। एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा, सही जिंदा है। अब आगे देखिए, दरख्त को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। यानी आप वहां पे देखेंगे माली ही है
जिसके अंदर संवेदनशीलता है वो कह रहा है कि तुरंत हटा के तुरंत जो है निकाल लेना चाहिए, इसको बचा लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है एक कामचोर, किसने ये बात बोली है? कामचोर और मोटा चपरासी है, बोला मुश्किल मालूम होता है। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, खुद भी भारी और वजनी है, और उसने ये भी सुझाव दे दिया पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। मुश्किल क्या है? फिर से माली बोला कि मुश्किल क्या है? अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोले। देखिए इसमें है कि बहुत से क्लर्क बोले कि ठीक ही तो कह रहा है, लगाओ जोर, हम सब तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट ने बोला। तो उसने कहा रुक जाओ जरा, मैं जो अंडर सेक्रेटरी हूँ उनसे पूछ लो। तो अब यहाँ से देखिए कैसे शुरू होता है प्रोसेस, वरना तो सब तैयार हो रहे थे क्लर्क लोग, और ये एक बार परमिशन देता तो काम वहीं खत्म हो जाता, लेकिन खत्म कैसे होता? तो सुप्रीडेंट बोला मैं अंडर सेक्रेटरी से एक काम करता हूँ, पूछ लेता हूँ। सुप्रीडेंट जो है वो अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अब अंडर सेक्रेटरी क्या हुआ, डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, और जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो किसके पास गया? ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास, और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो चीफ के पास गया, और जो चीफ सेक्रेटरी है मिनिस्टर के पास गया, और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंदर से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गया। अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा क्या कि क्रमशः अगर आप देखें तो जैसे यहाँ पे माली, फिर चपरासी से चपरासी, कलर्स के कलर सुप्रीडेंट से, और फिर आप देखेंगे कि माली ने जब सजेस्ट किया तो सुप्रीडेंट ने कहा ठहरो हम एक काम करते हैं। तो सुप्रीडेंट जो है किसके पास जाता है? पहले अंडर सेक्रेटरी के पास, और जो अंडर सेक्रेटरी है ये किसके पास जाता है? डिप्टी सेक्रेटरी के पास। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से माली, चपरासी, कलर, सुप्रीडेंट के बाद ये सुप्रीडेंट है ना, सुप्रीडेंट के बाद देखेंगे तो अंडर सेक्रेटरी और फिर डिप्टी सेक्रेटरी, इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ज्वाइंट के बाद चीफ सेक्रेटरी, फिर मिनिस्टर। वापस से आप आएंगे तो चीफ सेक्रेटरी, चीफ के बाद ज्वाइंट, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर अंडर सेक्रेटरी। तो ये क्रम है, और इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है। कहते हैं कि दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। अब देखिए दोपहर के खाने पर कह रहे हैं कि जो दबे हुए व्यक्ति थे, चारों ओर आदमी, बहुत भीड़ हो गई थी, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए लिए भागा आया। हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक हायरार्की शुरू होता है विभाग का, तो इसको हम सेकेंड पार्ट में कर लेंगे। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। अभी तक आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये बताई, नेक्स्ट पार्ट में आप जितने भी चीज़ें बची हैं वो कंफर्म कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था जो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया। धन्यवाद।